Assalamu alaikum, my dear students. I'm your MDCAT mentor Zubair Ahmed Safi, and this is the fourth consecutive lecture of chapter Fluid Dynamics. इससे पहले लेक्चर्स में हमने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था, हमने टर्मिनल वेलोसिटी को डिटेल्स के साथ पढ़ा था और हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हर कंसेप्ट को डिस्कस किया था। आज बर्नौलीज इक्वेशन, एज यू ऑल नो के MDCAT 2025 के सिलेबस में से बर्नौलीज इक्वेशन एक हाई यील्डेड टॉपिक है और बर्नौलीज इक्वेशन में याद रखे डेरिवेशन ज्यादा है, लेकिन आप लोगों ने इससे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं, तभी आप बर्नौलीज इक्वेशन पे जितने भी MCQs है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एरोप्लेन की लिफ्टिंग वो किस प्रिंसिपल को ओबे कर रहा होता है, अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि कोई भी बॉल को हम कंसिडर करते हैं वो एयर में स्विंग हो जाता है, कौन से प्रिंसिपल को ओबे कर रहा होता है। लेट्स सपोज अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि नॉर्मली कहा जाता है कि रेलवे लाइंस के करीब खड़े नहीं होते, क्योंकि जब रेल आपके पास से गुजरता है तो ये खतरा है कि आप रेल की तरफ गिर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछे कि एक हाई स्पीड वाला कार वो एक जगह से गुजर गया और वहां पे पत्ते उड़ने लगे, तो कौन से प्रिंसिपल को ओबे कर रहा होता है। तो अगर आपको बर्नौलीज इक्वेशन का पता है और बर्नौलीज इक्वेशन को अगर आपने डिटेल के साथ पढ़ा है तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और आपको पता होगा कि ये किस तरह होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपका स्टडी टेबल बिल्कुल फैन के नीचे है और आप स्टडी कर रहे हैं और ये जो फैन है ये आपको तंग कर रहा है, उसमें कि आपकी जो बुक है वो उसकी पेजेस बार बार टर्न होती है, ये किस वजह से होती है। अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि चिमनीज को वो टाल क्यों बनाया जाता है, तो अगर आपको बर्नौलीज इक्वेशन का पता हो तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। तो ये सब इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ये सारे प्रिंसिपल्स और MCQs भी मोस्टली वहां से आ सकते हैं। और इस बर्नौलीज इक्वेशन में इंपॉर्टेंट रिलेशंस और इंपॉर्टेंट MCQs जितने मैंने नम्स और MC में देखे हैं तो वो ज्यादातर वो स्पीड ऑफ एफ्लक्स, वो कंटेनर को हमने लेट सपोज फुल ऑफ वाटर है तो अगर हम ऑरिफिस कर लेते हैं बॉटम में तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स कितना होगा, अगर हम मिड में कर लेते हैं तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स कितना होगा, अगर हम टॉप में कर लेते हैं तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स कितना होगा। इस तरह के MCQs भी आप लोगों के पास आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन एंड व्हाट बर्नौलीज इक्वेशन टेल्स अस। बर्नौलीज इक्वेशन असल में रिलेट कर रहा होता है प्रेशर को, फ्लूइड की स्पीड को और हाइट को, ये इन तीनों पैरामीटर्स को आपस में रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, एंड एज यू ऑल नो कि बर्नौलीज इक्वेशन इज प्योरली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौलीज इक्वेशन हमारे पास प्योरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा होता है। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है, लेट्स सपोज ये किस तरह इंटर रिलेट करता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो फ्लूइड की स्पीड और हाइट इस पे क्या असर पड़ सकता है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आ जाए कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अगर हम हाइट को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड पे क्या असर पड़ेगा, तो ये इस तरह एक दूसरे को इंटर रिलेट कर रहा होता है। ये बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट में हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखें ना, बर्नौलीज इक्वेशन का स्टेटमेंट ये है कि द सम ऑफ द प्रेशर काइनेटिक एनर्जी per unit volume and the potential energy per unit volume must be equal at each and every point and it must be constant. What? The sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential per unit volume must be equal and constant at each and every point at different parts of the pipe. ठीक है, अगर मैं लेट सपोज एक वेरिएबल पाइप को कंसिडर कर लेता हूं, यहाँ पे ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इस पाइप का सेकंड पार्ट है। ठीक है, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरियाज वेरिएबल है। इस फर्स्ट पार्ट में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और सेकंड पार्ट में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, और फर्स्ट पार्ट की जो हाइट है वो ग्राउंड से H1 हाइट पे है और सेकंड पार्ट वो H2 हाइट पे है। तो इसमें ये बर्नौलीज इक्वेशन किस तरह ओबे कर रहा होगा, देखें ना, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूं कि इट इज द सम ऑफ प्रेशर एट एरिया A1 एंड द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट दिस एरिया एंड द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट दिस एरिया मस्ट बी इक्वल
and constant at each and every point of this pipe. लेकिन एक कंडीशन ये है, ये must be equal to the pressure at this area, kinetic energy per unit volume at this area and the potential energy per unit volume at this area. लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि ये फ्लूइड हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होगा, फ्लूइड हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल होगा फ्लूइड हमारे पास। दूसरा कंडीशन ये होगा कि ये इस फ्लूइड की फ्लो वो हमारे पास स्टेडी होगी, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये फ्लूइड हमारे पास आइडियल होगा। ठीक है, फ्लूइड हमारे पास आइडियल होगा, तब ही ये सारे जो पैरामीटर्स है वो सेम होंगे एंड कांस्टेंट होंगे एट एवरी पॉइंट। थर्ड हमारे पास ये होगा कि फ्लूइड की फ्लो जो है फ्लो वो हमारे पास स्टेडी होगी। रीजंस क्या है इन कंडीशंस के, रीजंस क्या है, ठीक है, रीजंस को मैं डिस्कस कर। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल इसलिए होगा क्योंकि डेंसिटी हमें कांस्टेंट चाहिए ड्यूरिंग द फ्लो। तो जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी ड्यूरिंग द फ्लो। जब फ्लूइड आइडियल हो तो इसकी ये नॉन विस्कस होगी, ठीक है, ये फ्लूइड, तो एनर्जी लॉस तो हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। और जब फ्लूइड स्टेडी हो, जब फ्लूइड स्टेडी हो तो ये स्ट्रीम लाइंस में मूव करेगी। और इन सब कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, हमारे पास ये पैरामीटर्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट कांस्टेंट हो गए। व्हाट, कौन से पैरामीटर्स, यहाँ पे फिर से मैं, द सम ऑफ प्रेशर, kinetic energy per unit volume and the potential energy per unit volume, it must be equal and constant at each and every point of the variable cross sectional areas वाला ये जो पाइप है इसमें each and every point पे ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास कांस्टेंट होंगे। लेकिन कंडीशंस ये है कि ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो, फ्लूइड आइडियल होगा और फ्लूइड की फ्लो जो है वो हमारे पास कौन सी होगी, वो स्टेडी फ्लो होगी, ठीक है। तो यहीं तक आप लोग बर्नौलीज इक्वेशन को समझ चुके होंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन में हम किस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं। फॉर अ क्विक ओवरव्यू देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन असल में रिलेट कर रहा होता है प्रेशर, स्पीड एंड हाइट को किसी भी फ्लूइड की, और ये प्योरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है, ठीक है। द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल एंड कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल वाला ये जो पाइप है इसमें, ठीक है। द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, कंडीशंस कौन से होंगे, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा ताकि डेंसिटी कांस्टेंट रहे, फ्लूइड आइडियल होगा ताकि एनर्जी लॉस जीरो हो, फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं होगी, नॉन विस्कस होगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है। और फ्लूइड हमारे पास स्टेडी होना चाहिए। ओके, तो यही तक आप लोग समझ चुके होंगे बर्नौलीज इक्वेशन को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट को समझ चुके हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। लेट सपोज अगर मैं पाइप की हाइट को सेम करूं, वो पाइप की जो हाइट है वो मैं सेम रख लूं, पाइप हॉरिजॉन्टल पाइप को मैं कंसिडर करूं, तो फिर बर्नौलीज इक्वेशन वो हमारे पास किस तरह होगा, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा जरूर, लेकिन कौन से दो पैरामीटर्स वो कैंसिल हो जाएंगे। हमने देखा था वहां पे बर्नौलीज इक्वेशन में कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास उसमें हाइट का फैक्टर था, ठीक है। तो जब मैं हाइट को सेम कर लेता हूं तो ये फैक्टर हमारे पास, हाइट एक साइड पे और दूसरी साइड पे इक्वल हो जाएगा, तो ये पैरामीटर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हाइट वाला पैरामीटर कैंसिल हो गया। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। और वो किस तरह बन जाएगा, वो ये बन जाएगा कि द सम ऑफ प्रेशर and the kinetic energy per unit volume must be equal and constant at each and every point of the pipe. Okay, तो हमारे पास ये बर्नौलीज इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि the sum of pressure and kinetic energy per unit volume at each and every point must be constant. Okay, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों पैरामीटर्स को, प्रेशर वाले पैरामीटर्स को एक साइड पे करूं और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाले पैरामीटर्स को दूसरे साइड पे करूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्रेशर का डिफरेंस बन जाएगा। और इस इक्वेशन को जब मैं डिराइव कर लेता हूं तो ये हमारे पास चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमारे पास जो प्रेशर का डिफरेंस है वो प्योरली किस वजह से होगा,
वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होगा। इस एमसीक्यूज को मैंने नम्स के टेस्ट में देखा था कि अगर हम हाइट को सेम रख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप को कंसिडर करते हैं, तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास किस वजह से होगा? तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होगा। ये एमसीक्यूज आप लोग याद रखें। अगर हम हॉरिजॉन्टल पाइप को कंसिडर करते हैं, हाइट सेम है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, दोनों पार्ट्स, पाइप के दोनों पार्ट्स, सॉरी, तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास वो किस वजह से होगा? तो वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म है किस चीज का? बर्नौलीज इक्वेशन का, कि सम ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल एंड कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो यहां से मैं क्या डिराइव कर सकता हूं? यहां से मुझे ये मिला है कि अगर मैं प्रेशर को, अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं किसी भी फ्लूइड का, तो उसी जगह पे फ्लूइड की जो प्रेशर है वो हमारे पास कम हो जाएगी। अगर हम इस पैरामीटर को इंक्रीज करेंगे तो ये पैरामीटर हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि ये द सम ऑफ दीज बोथ पैरामीटर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो इस पैरामीटर में जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से है, ठीक है। तो अगर मैं इस पैरामीटर को इंक्रीज करूंगा, ये हमारे पास डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका सम दोनों का कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं इस पैरामीटर को इंक्रीज करूंगा, ये डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका सम हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं फ्लूइड का, तो वहां पे फ्लूइड का प्रेशर वो डिक्रीज होगा। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां से एज वी ऑलरेडी नो कि वेलोसिटी हमारे पास इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? एरिया के साथ। जहां पे फ्लूइड का एरिया ज्यादा हो, जहां पे फ्लूइड का एरिया ज्यादा होगा, वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी। सो फ्रॉम दीज बोथ इक्वेशंस आई कैन डिराइव दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि जहां पे एरिया ज्यादा होगा फ्लूइड का, वहां पे फ्लूइड की प्रेशर भी ज्यादा होगी, ठीक है। जहां पे फ्लूइड का एरिया ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए क्विक ओवरव्यू है इसकी, फिर से मैं बता देता हूं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूं, प्रेशर डिक्रीज होगा उसी एरिया में, ठीक है। और हमें पता है कि एरिया और उसका वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है। अगर एरिया इंक्रीज होती है तो स्पीड डिक्रीज होता है। एरिया मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, स्पीड डिक्रीज हुआ। जब स्पीड डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब कि एरिया भी यहाँ पे मैंने इंक्रीज किया था और प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन बन गया, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होगा, ठीक है। व्हेन स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो। जब हमारे पास स्पीड हाई होगी प्रेशर लो होगा। व्हेन स्पीड इज लो प्रेशर इज हाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं रिलेशंस को आपने समझना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। केस नंबर 2 को मैं डिस्कस कर लेता हूं। केस नंबर 2 में हमारे पास ये है कि अगर हम फ्लूइड की स्पीड को कांस्टेंट कर लेते हैं, या फ्लूइड हमारे पास स्टैटिक है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड जो है वो, इस सिचुएशन में फ्लूइड हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, लेट्स सपोज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। और इस दूसरे सिचुएशन में हमारे पास फ्लूइड जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, या फ्लूइड स्टैटिक है, ठीक है। तो इस केस में फिर बर्नौलीज इक्वेशन को किस तरह हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये स्पीड वाला ये जो फैक्टर है, ये हमें किस चीज में, ये हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में मिल रहा था, ठीक है। तो ये फैक्टर हमारे पास सेम हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइडों पे, ठीक। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बचेगा? हमारे पास ये बचेगा कि द सम ऑफ प्रेशर potential energy per unit volume must be equal and constant to the sum of pressure and potential energy per unit volume at both sides of the pipe or at both ends of the pipe, जो कि हमने कंसिडर किया था, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बन जाएगी बर्नौलीज इक्वेशन की? द सम ऑफ प्रेशर एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल एंड कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी रिजल्टेंट। कौन सी केस में? अगर हम स्पीड को कांस्टेंट कर लेते हैं, या तो फ्लूइड यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और यह फ्लूइड हमारे पास रेस्ट में है। यहाँ पे आप लोग कंसिडर करें कि नहर में लेट्स सपोज पानी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और यहाँ पे आप लोग कंसिडर करें कि लेट्स सपोज एक तालाब है या स्विमिंग पूल है, तो उसमें फिर हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगी, ठीक है।
तो इस इक्वेशन को इन दोनों का सम जो कि कांस्टेंट है, तो अगर हम इस पैरामीटर को इंक्रीज करेंगे ये पैरामीटर डिक्रीज होगा, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये पैरामीटर डिक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, हाइट वेरिएबल है, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे वेरिएबल प्रेशर है, तो इन दोनों का रिलेशन हमारे पास इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पे देखें ना आप लोग कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। ठीक है, अगर हम फ्लूइड की हाइट को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर हम फ्लूइड की प्रेशर को हाइट को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इन दोनों से मैं डिराइव कर सकता हूं, इन दोनों से मैं यहां पे लेट सपोज मैं एक फ्लूइड को कंसिडर करता हूं, लेट सपोज मैं एक फ्लूइड को कंसिडर करता हूं। ठीक है, ये फ्लूइड का सरफेस है और ये जो है हमारे पास ग्राउंड है। तो हाइट को हम ग्राउंड से लेते हैं, हाइट को, और डेप्थ को हम सरफेस से लेते हैं। ये हमारे पास डेप्थ हो गया, ये हाइट हो गया फ्लूइड का। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूं, ये डेप्थ है और ये हमारे पास हाइट है। ठीक है, ये डेप्थ है हमारे पास और ये हाइट है। ठीक है, तो अगर हम हाइट को इंक्रीज करते हैं, तो डेप्थ डिक्रीज होगा, और अगर हम डेप्थ को इंक्रीज करते हैं तो हाइट हमारे पास डिक्रीज होगा। तो इन दोनों का जो रिलेशन है हमारे पास वो भी इनवर्स रिलेशन है, कि अगर हम डेप्थ को इंक्रीज करते हैं तो हाइट हमारे पास डिक्रीज होगा। ये देखे ना यहाँ पे, अगर मैं डेप्थ को यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो हाइट डिक्रीज होगा, अगर मैं डेप्थ को डिक्रीज करता हूँ तो हाइट हमारे पास इंक्रीज होगा, इन दोनों का। तो यहाँ से मैं डिराइव कर सकता हूँ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। अगर आप लोग बाल्टी को कंसिडर करें और उसमें पानी है, फ्लूइड फिल्ड बाल्टी है, ठीक है, तो आप लोग उसमें हाथ को नीचे लेके जा रहे हैं तो आपको इस तरह लगता है कि प्रेशर हमारे पास वो इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, वो आपको इस तरह फील होता है, आप इस तरह एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन दोनों का ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि प्रेशर और हाइट का आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया आप लोगों को कि ये मैंने सरफेस को कंसिडर किया है, ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारे पास हाइट है फ्लूइड का, और ये डेप्थ है, ये हमारे पास यहाँ पे डेप्थ है और ये हाइट है। तो अगर मैं हाइट को इंक्रीज करता हूँ डेप्थ डिक्रीज होता है, अगर मैं डेप्थ को इंक्रीज करता हूँ तो हाइट हमारे पास डिक्रीज होता है। तो इन दोनों का भी इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और प्रेशर डिफरेंस हमारे पास किस वजह से होगा, वो हाइट डिफरेंस की वजह से होगा। ये प्रेशर डिफरेंस हमारे पास हाइट डिफरेंस की वजह से होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस है। अगर हम हाइट को सेम कर लेते हैं तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास वो किस वजह से होगा, वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होगा। और अगर हम वेलोसिटी को सेम कर लेते हैं तो फिर प्रेशर डिफरेंस हमारे पास हाइट डिफरेंस की वजह से होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस आप लोगों ने समझने हैं। ठीक है, इस के हवाले से इस आर्टिकल में। ओके, इन केसेस में एक दो एमसीक्यूज को मैं डिस्कस कर लेता हूं जो कि बहुत सारे टेस्ट में मैंने देखे हैं। लेट सपोज मैं कंसिडर करता हूं टू सिंपल पेंडुलम्स को मैं कंसिडर कर लेता हूं, और इसके साथ मैं लाइटर बॉब्स को अटैच कर लेता हूं, हल्के से बॉब्स को मैं अटैच करता हूं, और यहां पे मैं एक्स्ट्रा कंसिडर करता हूं। एक्स्ट्रा के जरिए से लेट सपोज आप लोग यहाँ पे ब्लो कर रहे हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ब्लो कर रहे हो एक्स्ट्रा के जरिए से, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों बॉब्स जो है ये एक दूसरे के करीब आएंगे। इसका क्या रीजन हो सकता है, ये आपसे एमसीक्यू में इस तरह पूछा जा सकता है कि दो सिंपल पेंडुलम्स को हमने कंसिडर किया और इसके साथ दो लाइटर बॉब्स अटैच है और यहाँ पे हम ब्लो करते हैं, तो हमारे पास इन बॉब्स पे क्या असर पड़ेगा, एक दूसरे के करीब आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे जो है हमारे पास जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे हमने रिलेशन पढ़ा था कि वेलोसिटी और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और यहाँ पे जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी और प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे भी वेलोसिटी हमारे पास कम है एयर का और वेलोसिटी प्रेशर वो हमारे पास ज्यादा है। तो एज यू
नो ऑलरेडी के प्रेशर के कोई भी चीज वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर हाई है तो इन दोनों साइडों पे इससे प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर की वजह से ये एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, दो सिंपल पेंडुलम्स के दो बॉब्स जो है ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ठीक है, दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, एक ये एमसीक्यूज, एक और एमसीक्यू को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लेट सपोज उसी वाटर टैप को कंसिडर करते हैं और वाटर टैप से पानी नीचे आ रहा है, पानी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पानी का स्पीड जो है वो V1 है, यहाँ पे स्पीड V2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। एज यू ऑलरेडी नो कि V2 हमारे पास V1 से ज्यादा है, यहाँ पे जो स्पीड है वो यहाँ की स्पीड से ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है, तो क्या हो जाएगी, P2 हमारे पास वो P1 से कम हो जाएगी। तो P2 हमारे पास P1 से कम हो जाएगी और हमें पता है कि वेलोसिटी का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, जितना हम एरिया को बढ़ाएंगे उतनी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी का हमारे पास फिर प्रेशर के साथ भी इनवर्स रिलेशन है, जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतनी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, या जितना वेलोसिटी इंक्रीज होगा उतना प्रेशर डिक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट प्रेशर का रिलेशन वेलोसिटी के साथ एरिया के साथ डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी ये डेराइव हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ से भी आप लोगों को प्रूफ हो गया कि अगर हम यहाँ पे वाटर टैप से पानी नीचे आ रहा है, यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो इन रिलेशंस को मद्देनजर रखते हुए आप लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि इसका एरिया क्यों यहाँ पे स्क्वीज हो जाता है, इस तरह कम हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे इंक्रीज होता है। ठीक, और इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इसका एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम, एरिया कम होगी। तो ये एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट, स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन में एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और यहाँ से ज्यादातर एमसीक्यूज आप लोगों को एक्सपेक्टेड है कि यही से आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन बाय फ्लूइड इन फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। इट इज एक्चुअली द वेलोसिटी गेन बाय फ्लूइड जब फ्लूइड फॉल कर रहा हो अंडर ग्रेविटी। ठीक है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास इसका फार्मूला क्या है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू √2gh, और ये सेम वही चीज है जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है एंड जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम कंसिडर कर लेते थे कि उसकी वेलोसिटी √2gh का इक्वल होगा, और यहाँ पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स आप लोगों के पास वो √2gh का इक्वल है। ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। ये लेट सपोज मैंने एक कंटेनर को कंसिडर किया है, फ्लूइड फील्ड है, और इसमें हमने एक ओरिफिस बनाया है यहाँ पे, तो ये से जो फ्लूइड निकलेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो जिस स्पीड से निकलते हैं उस स्पीड को हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और इस कंटेनर में फ्लूइड जिस स्पीड से आ रहा है उसे हम स्पीड ऑफ इनफ्लक्स कहते हैं। जिस स्पीड से इसमें फ्लूइड आ रहा है ना, उसे हम स्पीड ऑफ इनफ्लक्स कहते हैं। ये जस्ट आप लोगों की कंसेप्ट के लिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये इफ्लक्स क्या है और इनफ्लक्स क्या है। तो इनफ्लक्स जो पानी इसमें आ रहा है और इफ्लक्स जो पानी इससे निकल रहा है जिस स्पीड के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ एक दो पॉइंट्स जो कि एमसीक्यूज में मैंने देखे थे कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास कौन सी पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और कौन से पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, जो सरफेस ऑफ वाटर होगा ना, ये जस्ट उसका हाइट जितना ज्यादा होगा और जितना कम होगा उस पर डिपेंड करेगा, और ये जितने भी पैरामीटर्स है नेचर ऑफ फ्लूइड पे ये डिपेंड नहीं करता। अगर आपको एमसीक्यू में ये चीज मिलता है तो आप लोग क्रॉस कर दीजिए, अगर आपको क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मिलता है तो आप लोग क्रॉस कीजिए, अगर आपको एरिया ऑफ ओरिफिस मिलता है आप वो भी क्रॉस कीजिए, क्योंकि इन तीनों पैरामीटर्स पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करता। स्पीड ऑफ इफ्लक्स जस्ट डिपेंड करता है हाइट पे, फ्लूइड सरफेस पे, कि वो कितना जो है वो उसका डिस्टेंस वो ओरिफिस से वो हाइट पे है। ठीक है, तो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। नेचर ऑफ लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एंड एरिया ऑफ ओरिफिस, ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है टू स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये एमसीक्यू के हवाले से आप लोग याद रखिए। ठीक है, अच्छा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम द फ्री सरफेस, लेट सपोज ये मैं फ्री सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ, ये हमारे पास फ्री सरफेस है, तो इसका डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इस ओरिफिस से, तो उतना ही
स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ज्यादा होगी, ठीक है। ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ ओरिफिस, इन चीजों को आप लोग बिल्कुल इग्नोर करेंगे। जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हाइट को आप लोग मद्देनजर रखेंगे और इसका रिलेशन जो है वो आप लोग बनाएंगे। अच्छा, यहां से हमें क्या मिलता है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट एच। स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट एच, ठीक है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स कुछ गोल्डन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। वो ये है कि अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन ओरिफिस इज एट द बॉटम और स्पीड ऑफ इफ्लक्स आपको फाइंड करनी हो, तो आप लोग फिर इसी फार्मूला को यूज करके आप लोग कर सकते हैं अंडर रूट 2gh को, और ये हमारे पास मैक्सिमम स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगा, ठीक है। अगर आपसे इस तरह पूछे कि व्हेन ओरिफिस इज एट द मिडल, इसका मतलब कि हाइट हाफ हो गया, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास उसका फार्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट gh, क्योंकि 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला ये बन जाएगा आपके पास एज अ रिजल्ट। और हमने एक और फार्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि टाइम टू हिट द ग्राउंड फॉर एनी ऑब्जेक्ट इट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट h बाई g, ठीक है। ये इसका टाइम टू हिट द ग्राउंड ये इसका इक्वल होगा, तो इसको मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा किस चीज के लिए, एम्प्टी टाइम के लिए। इसको मैं यहाँ पे एम्प्टी टाइम के लिए कंसिडर करूंगा कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h, ठीक है। लेट सपोज अगर एक टैंकी है वो टी टाइम में एम्प्टी होती है, ठीक है। अगर मैं हाइट को हाफ करूं तो वो फिर कितने टाइम में एम्प्टी होगी। लेट सपोज अगर एक कंटेनर फुली फिल्ड है वो टी टाइम में एम्प्टी हो रहा है, तो अगर मैं उसको हाफ फिल करूं तो वो फिर कितने टाइम में एम्प्टी होगा, ठीक है। तो ये एम्प्टी टाइम है, एम्प्टी टाइम आप लोग यहाँ पे मेंशन करें, ये मैं एम्प्टी टाइम के लिए कर रहा हूं, एम्प्टी टाइम, ओके। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस इसी के हवाले से वो ये हैं कि अगर कंटेनर फुली फिल्ड है तो मैं लेट सपोज कंसिडर कर लेता हूं कि उसका स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास v का इक्वल है एंड टाइम टू एम्प्टी द कंटेनर वो हमारे पास t का इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे मैं लेट सपोज कंटेनर को हाफ फिल कर लेता हूं। एमसीक्यूज में आप लोगों से इस तरह पूछा जा सकता है कि अगर कंटेनर हाफ फिल हो गया तो उसके लिए स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितना होगा, तो 2 के साथ वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि h/2 में पुट करूंगा यहाँ पे। तो एज अ रिजल्ट मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, वो ये बनेगा मेरे पास, इट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट gh, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं डिराइव करूंगा, ठीक है। और एज अ रिजल्ट वो क्या बन जाएगी, स्पीड हमारे पास अंडर रूट 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। स्पीड हमारे पास स्पीड ऑफ इफ्लक्स वो अंडर रूट 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा बाय कंसिडरिंग दिस के स्पीड हमारे पास v था, यहाँ पे v बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर कंटेनर को 1/4 पार्ट ऑफ द कंटेनर हमारे पास फिल्ड है, ठीक है, 1/4 पार्ट फिल्ड है, यहां से मैं एक फार्मूला लिख लेता हूं जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो फार्मूला ये है, आप लोग देखें यहाँ पे कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स is directly proportional to under root h and empty time is also directly proportional to under root h, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स is directly proportional to under root h and empty time is also directly proportional to under root h। तो अगर कंटेनर आपके पास 1/4 पार्ट ऑफ द कंटेनर फिल्ड है तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास कितना होगा, स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास मैं 2/4 पुट करूंगा तो ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, hg डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट, और जो स्पीड है स्पीड ऑफ इफ्लक्स वो हमारे पास 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, v/2 आ जाएगा। और एम्प्टी टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, एम्प्टी टाइम हमारे पास h/2g हो जाएगा, एम्प्टी टाइम हमारे पास वो भी हाफ हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है एक कंटेनर को जिसका ओरिफिस पॉइंट ए पे है, दूसरा पॉइंट बी पे है और तीसरा पॉइंट सी पे है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस मैंने डिराइव किए हैं कि जिसका हाइट ज्यादा होगा, जिसका हाइट देखे ना, इस ओरिफिस ए का हाइट कम है ओरिफिस बी के हाइट से, और इसका हाइट कम है ओरिफिस सी की हाइट से। सो ओरिफिस ए पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स ज्यादा होगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ओरिफिस बी से, और इसका स्पीड ऑफ इफ्लक्स ज्यादा होगा ओरिफिस सी से।
जितना हाइट इंक्रीज होगा उतना हमारे पास स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे। देखना हाइट जितना इंक्रीज होगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स उतना ही इंक्रीज होगा। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से आप लोग को इस तरह आ सकता है कि अगर लेट सपोज आरएफएस पॉइंट ए पे है और वो आरएफएस को मैं पॉइंट बी पे कर लेता हूं, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स इन दोनों का इस पे क्या इफेक्ट होगा, स्पीड ऑफ इफ्लक्स कौन से आरएफएस से ज्यादा होगा। तो आप लोग यहाँ से फिर सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यू को, ठीक है। अभी बर्नौलीज इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशंस हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से स्टार्ट में पूछे थे वो इन्हीं एप्लीकेशंस में पूछे थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये डिटेल से समझना है। सबसे पहले एप्लीकेशन ये है कि एरोप्लेन की विंग्स, एरोप्लेन की लिफ्टिंग जो होती है वो कौन से प्रिंसिपल को ओबे कर रहा होता है। तो एरोप्लेन की विंग्स में उन्होंने ये जो एरोफाइल होता है उसमें एरोफाइल लगा होता है, वो इस तरह से डिजाइन किया होता है उन्होंने कि इसकी जो अपर साइड है, अपर साइड उसमें जो वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ एयर जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे के करीब होंगे। और जो लोअर साइड है इस पे ये इसकी वेलोसिटी कम होगी, स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे से दूर होंगे। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। तो जहां पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स नहीं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर कम होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट प्रेशर फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड लगेगा इस पे, और इसकी वजह से एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ रहा होगा। एन एरोप्लेन, यहाँ पे देखिए, एन एरोप्लेन लिफ्ट्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑन इट्स विंग्स, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है लोअर साइड पे, क्योंकि क्या वेलोसिटी कम है, यहाँ पे प्रेशर कम है, वेलोसिटी ज्यादा है। तो एज अ रिजल्ट थ्रस्ट फोर्स तो वो इसका परपेंडिकुलर होगा और वो इस पे अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखे स्विंग ऑफ ए बॉल, इसमें आप लोग देखे, इसमें ये है कि बॉल की एक सरफेस को स्मूथ बनाया जाता है और एक सरफेस को रफ जोड़ा जाता है। तो जिस सरफेस को स्मूथ बनाया जाता है वहां से जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, एयर की, वो ज्यादा होगी, और रफ सरफेस में वेलोसिटी कम होगी। एज अ रिजल्ट यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो जो सरफेस रफ होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर ज्यादा होगा। तो उसी सरफेस की वजह से क्या होगा, वो बॉल जो है वो रोटेट करेगा। एक कम प्रेशर हाई प्रेशर वाली एरिया से लो प्रेशर वाली एरिया पे क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से वो बॉल हमारे पास हवा में स्विंग करेगा। स्विंग इज आल्सो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि एक साइड में लेमिनर फ्लो है, एक साइड पे फ्लो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है, और एक साइड पे स्पीड ज्यादा है, प्रेशर कम है, दूसरी साइड पे स्पीड कम है, प्रेशर ज्यादा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगी, ओके। अच्छा, फिल्टर पंप्स जितने भी है, फिल्टर पंप्स वो इसी प्रिंसिपल को ओबे कर रहा होता है। कार्बोरेटर में जो पेट्रोल की मिक्सिंग होती है वो इसी बर्नौलीज प्रिंसिपल को ओबे कर रहा होता है। पेंट स्प्रेयर जितने भी होते हैं जो कि नोजल लगा होता है उसमें, तो वो भी इसी प्रिंसिपल को ओबे कर रहा होता है। और ब्लड फ्लो भी इसी प्रिंसिपल को ओबे कर रहा होता है। ब्लड फ्लो में फिर हमारे पास सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है, ठीक है, डायस्टोलिक है। ये सिस्टोलिक हमारे पास लेमिनर फ्लो होगी और डायस्टोलिक हमारे पास इसमें मोस्टली टर्बुलेंट फ्लो आएगी, ओके। सिस्टोलिक जो प्रेशर होगा वो 120 mm ऑफ Hg है, और डायस्टोलिक हमारे पास 75 से लेकर 80 mm ऑफ Hg तक है, ठीक है, ब्लड प्रेशर। इसको हम स्पेग्मोमेनोमीटर के जरिए मैयर करेंगे ब्लड प्रेशर को, और इसमें और बस यही है कि ये बर्नौलीज इक्वेशन को ओबे कर रहा होता है, ब्लड फ्लो, ओके। ये एक एप्लीकेशन में अब आ सकता है बर्नौलीज इक्वेशन के, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि मोस्टली पूछा जाता है कि देयर इज अ डेंजर दैट अ पर्सन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन टू फॉल टुवर्ड्स इट, कि अगर रेल की पटरी के नजदीक कोई खड़ा है और रेल उसके सामने से गुजर रहा है, तो ये चांसेस है कि वो रेल की तरफ गिर जाए, क्योंकि रेल जब गुजर रहा होता है वहां पे फ्लूइड का स्पीड ज्यादा है, प्रेशर कम है, और आपके पीछे जो है वो फ्लूइड का स्पीड कम है, प्रेशर ज्यादा है। तो आप हाई प्रेशर से
लो प्रेशर वाली एरिया में जा सकते हैं, आप रेल की पटरी में गिर सकते हैं। ओके, अच्छा, चिमनीज को, जो चिमनीज होती है उनको टाल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जितना हम एयर में ऊपर जाएंगे तो एयर का वेलोसिटी ज्यादा होगी, वहां पे प्रेशर कम होगा, और नीचे हमारे पास वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो चिमनी जिस प्रिंसिपल पे वर्क करती है वो इजीली ओबे होगा। वो इसलिए टाल बनाए जाते हैं ताकि वेलोसिटी ज्यादा हो और प्रेशर कम हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो जो धुआं वगैरह है वो आसानी से निकल जाए। ओके, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों से मैं पूछता हूं कि टू रोबोट्स है, हमारे पास टू रोबोट्स है, वो पैरेलल जा रहे एक दूसरे के और सेम डायरेक्शंस में भी है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं दे देता हूं। टू रोबोट्स के बीच में एक रोबोट, लेट सपोज इसको मैं कंसिडर करता हूं, एक ये है, ये पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड का स्पीड है वो ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, और यहाँ पे जो फ्लूइड का स्पीड है वो कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे भी फ्लूइड का जो स्पीड है वो कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी और ये एक दूसरे के करीब आएंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन, अगर एक वाटर फिल्ड कंटेनर है, उसका हाइट h है, होल उसमें मैंने बना दिया उसकी बॉटम में, तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √2gh। अगर होल हमारे पास क्या कहां पे है, वो मैंने बॉटम में लेट सपोज अगर बना दिया है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास √2gh का इक्वल होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन, अगर वाटर फिल्ड है किसी भी कंटेनर में, अगर मैं स्मॉल होल बना लेता हूं मिड पॉइंट में बना ले, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास कितना होगा? ये आंसर आप लोगों ने मुझे देना है कि अगर हम मिड पॉइंट पे वो बना लेते हैं होल तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितना होगा। एक और क्वेश्चन कि अ 2 मीटर हाई टैंक इज फुल ऑफ वाटर, अ होल अपीयर एट इट्स मिडल, देन आप लोगों को 2 मीटर हाइट वाला टैंकर दिया गया है और वो फुल ऑफ वाटर है और हमने उसके मिडल में एक होल बना लिया, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास कितना होगा? तो इन ही वैल्यूज में से आप लोगों ने एक चूज करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आंसर देना है। आप लोगों के इन दोनों क्वेश्चंस के आप लोगों ने मुझे आंसर जरूर देने हैं। तो चलिए, इतने तक था ये लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, नेक्स्ट चैप्टर को जब मैं स्टार्ट करूंगा तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।